चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 में करेक्ट फिगर शो ए मैन ऑफ मास 60 kg। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मैन है 60 kg का है। ये जो मैन है आपका 60 kg का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिगर शोज ए मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेटिंग मशीन। ये एक मशीन पर खड़ा है, तो मशीन का जो वजन है नहीं है 0 kg। लाइट वेटिंग मशीन, वेटिंग मशीन में कोई मास नहीं दिया गया। केप्ट इन ए बॉक्स, और ये मशीन रखा हुआ है बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स का मास लिखा हुआ है कि 30 kg। 30 kg। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुल्ली, जैसा कि फिगर में दिख रहा है वही बात लिखा हुआ है कि बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुल्ली। बॉक्स जो है पुल्ली से लटका, बॉक्स के अंदर में एक वेटिंग मशीन है, वेटिंग मशीन पर एक आदमी खड़ा है। आदमी अपने हाथ से एक रस्सी को खींच रहा है और रस्सी जाकर के फिर बॉक्स में ही बंधा हुआ है। तो बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुल्ली फिक्स टू द सीलिंग। बॉक्स जो है लटक रहा है पुल्ली पर से, जो कि किसी छत से फिक्स किया गया पुल्ली को। थ्रू ए लाइट रोप, एक हल्का रस्सी के सहारे। द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ, और रस्सी के दूसरे किनारे को आदमी खुद पकड़े हुए। इफ द मैन मैनेज टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, अगर आदमी चाहता है कि हम रेस्ट में रहें, अपने आप को मैनेज किए हुए रेस्ट में, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, तो बताओ कि वेटिंग मशीन इस आदमी का वजन कितना किलोग्राम बता रहा होगा। द्रव्यमान मास कितना किलोग्राम बता रहा होगा ये मशीन जिस पर ये आदमी खड़ा है। सवाल समझ में आ गया होगा कि इस पूरे सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि आदमी अपने आप को रेस्ट में रखे हुए। कैसे रेस्ट में रखा होगा? रस्सी को इतना बल लगाकर खींचा होगा ताकि अपने आप को रेस्ट में रख सके, क्योंकि ज्यादा ही कम बल लगाएगा तो ऊपर चला जाएगा ऐसे हाथ, और अपने आप थोड़ा सा बॉक्स नीचे आएगा। तो अगर आदमी को रेस्ट में रहना है तो थोड़ा सा इतना फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा ताकि बॉक्स स्थिर रहे, और बॉक्स के अंदर ही खुद भी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस आधार पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को कि आदमी क्या है? रेस्ट में है। आदमी क्या है? रेस्ट में है। तो देखिएगा आदमी तो रेस्ट में है। क्या क्या हो रहा होगा? पहले तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स का एक मास होगा 30 किलोग्राम का, चूंकि है तो 30 g। बॉक्स का मास 30 g। वेटिंग मशीन में तो कोई मास है ही नहीं। आदमी का 60 g, ये आदमी पर लग रहा है 60 g। बॉक्स का है 30 g। दूसरी बात कि आदमी जो है चूंकि वेटिंग मशीन पर खड़ा है, वेटिंग मशीन से कांटेक्ट में है, इसका मतलब वेटिंग मशीन इस आदमी को एक नॉर्मल देता होगा, और ये आदमी भी इस वेटिंग मशीन को एक नॉर्मल देता होगा। ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। वेटिंग मशीन पर आदमी है ना, तो आदमी तो कांटेक्ट में होगा वेटिंग मशीन के, तो वेटिंग मशीन आदमी पर एक नॉर्मल देगा और आदमी वेटिंग मशीन पर एक नॉर्मल देगा। चलिए तो हो गया। क्योंकि आदमी रस्सी को खींच रहा है, तो मान लो कि आदमी रस्सी को खींच रहा है टी से, तो रस्सी भी खींचेगा आदमी को टी से। आदमी खींचेगा रस्सी को टी से, रस्सी खींचेगा आदमी को टी से। अब फिर यहाँ पर टेंशन का मान हो जाएगा टी, टी और टी। क्योंकि रस्सी एक ही है तो टेंशन तो हर एक जगह सेम ही होंगे। तो आदमी खींच रहा है रस्सी को टी से, तो रस्सी खींच रहा हुआ आदमी के टी से। आप चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, एक टी और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ भी चाहे तो एक टी दिखा सकते हैं ऐसे कि रस्सी खींच रहा है आदमी को टी से, आदमी खींच रहा है रस्सी को टी से, रस्सी खींच रहा है पुल्ली को टी से, पुल्ली खींच रहा है रस्सी को टी से। हम कोई बहुत बार समझाए हैं एग्जाम्पल देकर के कि दो आदमी है और दोनों रस्सी को पकड़ के मान लिया खींच रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि ये आदमी उस पर बल लगा रहा है अपने तरफ
पुल कर रहा है, और ई आदमी इस पर बल लगा रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। जिन दो ब्लॉक के बीच में रस्सी लगा होता है, रस्सी का काम है कि दोनों ब्लॉक को अपनी तरफ खींचना। लेकिन अब बताइए कि एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है रस्सी को, तब तो हम बोल रहे हैं कि आदमी इसको इस तरफ, ये आदमी इसको इस तरफ खींच रहा है। लेकिन आप गौर करें कि रस्सी को अगर कहीं से काटें तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब का रस्सी का जो पार्टिकल, हर एक पार्टिकल इधर और इधर जाना चाह रहा है। आदमी जो है इस पर इधर बल लग रहा है, ये आदमी पर बल इधर लग रहा है, लेकिन रस्सी के हर एक पार्टिकल पर इधर का इधर और इधर का इधर, जहां से काटेंगे इधर इधर चला जाएगा। इसे रस्सी का अगर हम देखें तो रस्सी में टेंशन ई जो है रस्सी का टेंशन है, ई टी है जो आदमी पर लग रहा है, ओ टी है जो पुल्ली पर लग रहा है। ऐसे है। तो जितना भी फोर्स था हम सब दिखा लिए, चूंकि सिस्टम ही रेस्ट में है तो रेस्ट में लाने के लिए लिखते हैं इक्वेशन कि रेस्ट में होना चाहिए सिस्टम को। तो रेस्ट में होने के लिए सिस्टम को क्या होना चाहिए भाई? आदमी पर ऊपर कितना बल लग रहा है? N प्लस टी आदमी पर, और नीचे 60, तो N प्लस टी बराबर 60। ये आदमी का सॉल्व किया इक्वेशन, रेस्ट में रहने के कारण। आदमी रेस्ट में है, आदमी पर ऊपर N, नीचे 60 और ऊपर एक T, N प्लस टी बराबर 60G। अच्छा, अब क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम पर, पूरा सिस्टम ही तो रेस्ट में है, आदमी तो रेस्ट में है ही, पूरा सिस्टम भी तो रेस्ट में है। तो पूरा सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा ये जो सिस्टम है इस पर क्या क्या बल लग रहा है बॉक्स पर। तो पूरा सिस्टम के हिसाब से आप देखें तो पूरा सिस्टम रेस्ट में कैसे है? एक टी यहां लग रहा है, एक टी यहां, एक टी यहां ऊपर, जिसे टी एन ऊपर लग रहा है, टी एन ऊपर लग रहा है, टी एन ऊपर लग रहा है, और नीचे 60G, 30G और N, 60G, 30G और N। ये तो समझ एक तरह से इंटरनल फोर्स है, इसे भी N और N कट गया। तो 2T बराबर हो जाएगा यहां से 90G, तो T बराबर आ जाएगा 45G, इसलिए N बराबर N प्लस 45G बराबर 60G, तो N बराबर 15G। मतलब आदमी रिएक्शन दे रहा, आदमी को रिएक्शन मिल रहा 15, या तो बोलो कि बेटिंग मशीन पर कितना लग रहा है 15। देखो बेटिंग मशीन पर N का मान 15 है, 15G बल लग रहा है बेटिंग मशीन पर, इसका मतलब 15 किलो बताएगा। एक बार हम आदमी के बारे में समीकरण लिखे, एक बार पूरे सिस्टम का लिखे, सिस्टम पर लगने वाला कुल बल। तो हम चाहे तो N नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि N और N इंटरनल फोर्स हो जाएगा सिस्टम के लिए। आदमी लगाया मशीन पर, मशीन लगाया आदमी पर, तो सिस्टम के अंदर का हिस्सा है। सिस्टम से बाहर का मतलब गुरुत्वाकर्षण और टेंशन। तो ग्रेविटेशन 60G और 30G, टेंशन ऊपर एक टी यहाँ और एक टी यहाँ, क्योंकि टी कौन लगा रहा है? बोले पुल्ली लगा रहा है, पुल्ली आदमी खींच रहा है, पुल्ली एक्सटर्नल हो गया। आदमी, वेटिंग मशीन और बॉक्स, ये सिस्टम है जो चल रहा है, ये हुआ मेन सिस्टम। तो पुल्ली हो गया सिस्टम के बाहर, तो पुल्ली बल लगा रहे हैं यहाँ पर टी और टी रस्सी के थ्रू, तो 2T और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 60G और 30G। इस तरह से टी का मान आ गया, टी का मान यहाँ पुट कर दिए, आ गया N का मान। अब वेटिंग मशीन पर N, इसका मतलब 15G। तो आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मशीन कितना बता रहा है अभी? तो मशीन बता रहा है 15 किलोग्राम। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा देखते हैं। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है कि व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, कितना फोर्स उसे रस्सी पर लगाना चाहिए। व्हाट
force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? कितना फोर्स आदमी को रस्सी पर लगाना चाहिए ताकि मशीन करेक्ट वेट देना शुरू करे? मतलब मशीन कितना बताना शुरू कर दे? बोले 60 जी। अभी एन बता रहा है 15 जी ना, एन का मान 60 जी आना चाहिए। मैंने समझो कि क्वेश्चन एन का मान दे दिया गया है 60 जी, और तब आपको बताना है कि कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि एन का मान 60 जी हो जाए, मशीन पर 60 जी का फोर्स लगे और ट्रू वेट बताना शुरू करे। तो क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि कितना फोर्स आदमी के द्वारा लगाया जाना चाहिए ताकि जो है मशीन जिस पर आदमी खड़ा है वो आदमी का एक्चुअल वेट बताना शुरू कर दे। तो फिर से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं दूसरी बार। करा कितना फोर्स लगाना चाहिए हमको, कितना फोर्स लगाना चाहिए यहां पर ताकि मशीन कितना बताने लग जाए? मशीन बताने लग जाए 60 जी। ठीक है, फिर से अपना क्वेश्चन देखते हैं। आदमी का कितना होगा नीचे? मशीन का बॉक्स का 30 जी। ठीक, आदमी का वेट 60 जी जो है ग्रेविटेशन वाला। क्योंकि आदमी वेटिंग मशीन से कांटेक्ट में है तो वेटिंग मशीन एक नॉर्मल देगा ऊपर की ओर जिसका वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक 60 जी। तो यहां भी लग रहा होगा एक 60 जी कांटेक्ट फोर्स जिसका मान दे दिया गया है 60 जी। ठीक, तो आदमी मान लिया जाए कि रस्सी को खींच रहा है, कितना फोर्स से? F फोर्स से। तो आदमी पर भी कितना फोर्स लगेगा? F। यही आपका मान तो निकालना है। आदमी मान लिया कि रस्सी को खींच रहा है कितना फोर्स से? F से। तो रस्सी भी खींचेगा आदमी को कितना फोर्स है? F से। तो F F F और F। अब क्या है कि देखो इसके पर टी का मान कितना आया था? बोले 45 जी। इसका मतलब वो 450 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। 45 जी का मतलब 450 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। तब तो 450 न्यूटन अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था और मात्र 150 न्यूटन मशीन बता रहा था। तो 450 न्यूटन में तो भाई रेस्ट में था। अब इसको अपना वजन के बराबर बताना है। इसका मतलब ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है रस्सी पर, ज्यादा फोर्स लगा रहा है रस्सी पर। आप अगर और चीजों को एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो फिर ऐसे ये रस्सी का हुआ दोनों स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग का है, ये मैन पर लगने वाला है, ये पुल्ली पर का है। तो अब तो ये पक्का है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि इसमें आ जाएगा एक्सीलरेशन। क्योंकि अभी तो रेस्ट में था 450 न्यूटन पर। अभी तो टी का मान जिसको हम एफ लिख रहे हैं, अभी पहले क्या लिखे थे? टी लिखे थे। तो टी का मान कितना था? 450 न्यूटन था। अब टी का मान चूंकि 450 न्यूटन था, अब तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तो यह मशीन ज्यादा वजन बताएगा। तो सॉल्व करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एफ का मान क्या है, किस तरह इसका फोर्स है वो हम लिखें। तो वन ऑफ समीकरण ये पूरा सिस्टम चल रहा है कितना एक्सेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो हम अभी मैन को सॉल्व करते हैं। मैन को तो मैन पर ऊपर कितना लग रहा है? F प्लस 60 जी, F प्लस N का मान 60 जी पता है तो लिखो 60 जी और माइनस 60 जी बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब F बराबर 60 है। आदि पर लग रहा है F एवं N 60 जी, नीचे 60 जी। तो F प्लस 60 जी माइनस 60 जी बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर इसके अंदर हम घुस के सॉल्व करते हैं, अभी तो बाहर से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, अगर अंदर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर इस
के बदले हमको स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा 60A, और हमको लेके आदमी रेस्ट में है, तो भी वही लिखा था कि F आप प्लस 60G बराबर नीचे 60G प्लस 60A, 60 कट जाता, F बराबर 60A। अगर अंदर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करते नॉन इनर्शियल फ्रेम से, अभी हम सॉल्व किए इनर्शियल फ्रेम से, ये क्वेश्चन लिखे इनर्शियल फ्रेम से बाहर से, समझते कि सिस्टम ऊपर जा रहा है। ठीक, ये तो मैन का हुआ। अब हम पूरे सिस्टम का सॉल्व करते हैं, पूरे सिस्टम का। तो सिस्टम भी जा रहा है सेशन से ऊपर, तो सिस्टम पर लगने वाला कुल बल कितना है? बोले F और F 2F। सिस्टम का मतलब मैन प्लस बॉक्स, मैन प्लस बॉक्स प्लस वेटिंग मशीन, सब मिलाकर सिस्टम। ये मैन का हम समीकरण लिखे, अब लिख रहे हैं मैन प्लस बॉक्स प्लस वेटिंग मशीन, उसमें तो मास है ही नहीं, तो मैन बॉक्स मिलाकर ऊपर कितना लग रहा है? 2F। अब हर एक को लिखना चाहते हैं तो हर एक को लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिर से खुद पता होगा कि 60G और 60G ये सब तो इंटरनल फोर्स है। अगर आप सबको लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कि 2F प्लस 60G। ऐसे तो हमें बता दें आपको कि E जो N है और E जो N है ये तो इंटरनल फोर्स है, बाहर से लगने वाला फोर्स तो है नहीं। तो 2F माइनस 90G ये ग्रेविटेशन फोर्स, 60G और 30G 90G बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। 60 आदमी का 30 बक्सा, तो 2F F बराबर 60 है, F बराबर 60 है, तो 60 दूना 120 A माइनस 90G बराबर 90A। 120A में 90A आएगा तो 9 3 12 30 है, 30A बराबर 90G। इस तरह से आ जाएगा A बराबर 3G। जब A बराबर 3G आ गया तो F का मान कितना आएगा? F बराबर 60 इंटू 3G बराबर 1800 न्यूटन। इस तरह से आदमी को 1800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वेटिंग मशीन एक्चुअल वेट बताएगा, मतलब 60G बताएगा। तो आपका आंसर हो गया 1800 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? जो इसको कहना है कहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, A block A can slide on a frictionless incline of angle theta। एक frictionless incline पर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा एंड लेंथ L, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना इसका लंबाई बताया गया है, इसका लेंथ L है, तो हम यहाँ पे देते हैं कि लेंथ L है। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना इसका लंबाई दिया गया है कि L है। ठीक, केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर, जो कि एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है, गोइंग अप, ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी भी। सबसे आसान यहां से हो गया, क्योंकि वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। Find the time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from the top of the incline। अगर इस incline के टॉप पर से यहाँ से अगर इसे रिलीज किया गया तो बताओ यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? तो ये सवाल सिंपल ही हो गया। आपको पता होगा कि आपको तो पहले से पता है सब बात है, अगर कोई बॉडी को इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ दिया जाए तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे होता है कि mg, एक नॉर्मल एक्शन हो जाता है n, और इस तरह से हम देखते हैं कि mg का दो टुकड़ा हो जाता है, यहाँ से एंगल थीटा, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो नॉर्मल जो है mg cos थीटा बैलेंस कर लेता है और mg sin थीटा इसको नीचे लेके आता है, तो हम लोग लिखते हैं कि mg sin थीटा बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इस तरह से एक्सीलरेशन का मान आता है g sin थीटा। मतलब किसी रुके हुए इंक्लाइन प्लेन पर, किसी रुके हुए इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक ऊपर से छोड़ दिया जाए, आपको पता है कितना एक्सीलरेशन से नीचे आता है? g sin थीटा से। बोले ठीक है, क्या अभी भी आएगा g sin थीटा के एक्सीलरेशन से? बोले हाँ अभी भी आएगा, g sin थीटा के एक्सीलरेशन से ही आएगा, क्योंकि इसके पास तो कोई एक्सीलरेशन और है नहीं, इसके पास तो कोई और एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन है नहीं, एक्सीलरेशन तो जीरो है, वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसके पास एक्सीलरेशन नहीं।
जो कि हम इसको सोल्व करें कि mg sin थीटा एक फोर्स हुआ और इसके पास एक्सीलरेशन है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो आसान पार्ट ई है, ऐसे समझ लो क्वेश्चन को। ये हम जो किए हैं आ गया एक्सीलरेशन g sin थीटा, इसका मतलब इधर आ रहा होगा g sin थीटा से। आप ज्यादा आसान अगर चीजों को समझना चाहते हो तो आप इसके अंदर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसके अंदर अगर बांधे बैठ गए तो आपको तो ऊपर जाने का आभास भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि सीधे ही नीचे आ रहा है। तो कितना तुरंत से नीचे आ रहा है, बोले जी साइन थीटा से। अगर अंदर बैठने के बदले आप एक स्यूडो फोर्स लगाना भी चाहते हैं तो कौन सा स्यूडो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ? आप यही नहीं लगाएगा स्यूडो फोर्स m इंटू 0, क्योंकि इसमें तो 0 है, तो कहाँ कोई स्यूडो फोर्स लगने वाला है जो कि सोल्यूशन में कोई अंदर आने वाला है। इस तरह से इसका मतलब है कि जी साइन थीटा के एक्सप्रेशन से ही नीचे आ रहा है। जैसे कि कोई अगर ई बॉक्स चले या ना चले, एक समान वेलोसिटी से जा रहा है तो भी, और या तो ई बॉक्स रुका हुआ रहता तो भी, ये आता कितना एक्सप्रेशन से? जी साइन थीटा से। तो इस तरह से एल डिस्टेंस आने में कितना इसको समय लगेगा? तो एल डिस्टेंस आने में कितना समय लगेगा? एल बराबर QT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा 12 बटा जी साइन थीटा का रूट बराबर टी। आंसर आएगा आपका 12 बटा जी साइन थीटा का रूट ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है? एक कार इज स्पीडिंग अप ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सीलरेशन ए। एक कार है जो कि चल रहा है ए एक्सीलरेशन से। मान लो एक कार है जो चल रहा है एक्सीलरेशन से। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द कार। अच्छा, कार के अंदर बहुत सारे सिचुएशंस हैं। क्या क्या सिचुएशन है देखना होगा। पहला क्या है? ए बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। अच्छा, ए बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। ये बॉल जो लटका हुआ था अभी कुछ एंगल पर अपने आप को मेंटेन किए हुए है। पहले यहां था, अभी यहां है। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। फाइंड दिस एंगल। बताओ थीटा का क्या वैल्यू है? मान लो कि m मास का है, मान लें कि हम लोग m मास का है, तो बताना थीटा का क्या वैल्यू है। ठीक है, आई कांस्टेंट एंगल पर मेंटेन है, मैंने अपने आप को ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं बाहर से हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे ही रुका हुआ है और एकदम स्थिर है और जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। हम लोग बाहर से देखेंगे कि एक ऐसे है और लगातार जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। इस तरह से लगेगा हमको बाहर से देखने पर। तो क्या क्या बल लग रहा होगा इस पर? एक टी लग रहा होगा और एक mg, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो चलो टी को तोड़ लेते हैं। इधर थीटा, टी को तोड़ेंगे तो इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा तो बैलेंस कर लेगा mg को, और टी साइन थीटा ही इसको ले जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, मतलब इसको m को टी साइन थीटा बराबर ma। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से अगर भागा देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा बराबर a बाई जी। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स a बाई जी। तो एक आंसर ही आएगा थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई जी। चलिए एक सवाल होगा। दूसरा, a block is kept on a smooth incline and does not slip on the incline. Find the angle of incline with the horizontal. कह रहा कि इस कार के अंदर में एक इंक्लाइन प्लेन लगाया गया है। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा कहता है कि जो कार है ए स्टेशन से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, और इसके अंदर लगाया गया है एक इंक्लाइन प्लेन। चलो लगाते हैं इंक्लाइन प्लेन। तो बताओ कि इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए ताकि इस पर कोई ब्लॉक रखें
तो नहीं गिरे। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। A block is kept on a smooth incline है and does not slip on the incline, और स्लिप नहीं करना चाहिए इंक्लाइन पर। Find the angle of the incline with the horizontal, तो बताओ कितना एंगल पर इसे होना चाहिए ताकि स्लिप नहीं करे, यही सवाल है। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं बाहर से भाई कि ई एकदम यहीं पर रेस्ट में है और सिर्फ ये पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बाहर से देख रहे होंगे कि ब्लॉक भी ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है। ब्लॉक जाता हुआ दिखाई इसीलिए देगा क्योंकि कार जा रहा है, क्योंकि कार तो जा रहा है ना, क्योंकि कार तो जा रहा है, कार पर ही ब्लॉक रेस्ट में है। तो जब कार जा रहा है ए एक्सीलरेशन से तो हम लोग को बाहर से दिखेगा ना कि भी जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर दो तरह का फोर्स है, एक तो ग्रेविटेशन और एक कॉन्टैक्ट फोर्स, mg और n। तो ऐसे में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि एंगल थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर ही हुआ और इसके परपेंडिकुलर ही भी एंगल कितना होगा, थीटा। इस लाइन के परपेंडिकुलर ई लाइन हुआ और इस लाइन के परपेंडिकुलर ई लाइन हुआ। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा और इस तरह से n के दो टुकड़े होंगे, n cos थीटा और n sin थीटा। इसका मतलब इस छोटा m को यही n sin थीटा लेके जा रहा है। तो लिखेंगे कि n sin थीटा बराबर ma और n cos थीटा बराबर mg। हम इन सभी क्वेश्चन को बाहर से सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इनर्शियल फ्रेम से। हम चाहे तो इसके अंदर बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से। उसके बदले हमें यहाँ पर पीछे ma स्यूडो फोर्स लेना होगा और यह समझ के क्वेश्चन को बनाना होगा कि m मास का ब्लॉक रेस्ट में है अगर हम इसके अंदर से बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थ्योरी पढ़ाने वक्त हम लोग किए हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन इस सबका आपको पता होगा। तो एक में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो फिर से आ जाएगा आपको tan थीटा बराबर a बाई जी और थीटा बराबर फिर से आएगा आपका tan इनवर्स a बाई जी, tan इनवर्स a बाई जी। ये हो गया। सेम सवाल है तो रिपीट सवाल एकदम। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं 42 में। कहता कि ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विथ एन एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक एलिवेटर है, इसके फ्लोर पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है भाई, रखा हुआ है और एलिवेटर स्टार्ट्स हो गया नीचे गिरने के लिए 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो बताओ ये जो ब्लॉक है अंदर में, ये जो ब्लॉक है बी, इसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा 0.2 सेकेंड में, 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट हुआ, ये एक लिफ्ट है समझ लो, एलिवेटर, उसके अंदर एक ब्लॉक है, समझो कि एक बॉक्स है, उसके अंदर आप खड़ा है और जिस बॉक्स के अंदर आप खड़ा है उस बॉक्स को जबरदस्ती नीचे भेज दिया गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जबरदस्ती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर छोड़ दिया जाएगा नीचे गिरने के लिए तो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। और लिखा क्वेश्चन में कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ग्रेविटेशन से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब तो लिफ्ट से हम कांटेक्ट छोड़ देंगे। किसी बॉडी को पृथ्वी कितना एक्सेलरेशन से नीचे क्यों खींचती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप अगर एलिवेटर के अंदर हैं और आप जिस एलिवेटर के अंदर है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भेज दिया गया। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक बुक है, तो मान लिया जाए कि इस बुक पर मान लिया जाए हम किसी सामान को रख दें और छोड़ दें, तो देखने में कैसा लगेगा कि जो मतलब कि वस्तु है इस बुक पर ही रखा हुआ है, भले इस वस्तु का वजन इस पर काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये भी जा रहा है जी के एक्सेलरेशन से और ये भी जाएगा जी के एक्सेलरेशन से। जिसमें इसका स्पीड 10 होगा 1 सेकेंड बाद छोड़ने के बाद, इसका भी स्पीड होगा 10 1 सेकेंड छोड़ने के बाद। तो इस पर सिर्फ लगेगा कि रखा हुआ है क्योंकि ये भी 10 ये भी 10 पकड़ लिया होगा, अगला भी 20 तो ये भी 20 पकड़ लिया होगा। तो इस तरह से इस पर कोई बल नहीं लगा पाता होगा।
लेकिन आप सोचें कि अगर इस बुक को 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दे, अच्छा तो ये पेन को तो पृथ्वी की चली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, आज को दे दिया 12 का, इसके मतलब 12 से अपना चला जाएगा और ये पेन पीछे से अपना 10 के एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि वस्तु 10 के एक्सेलरेशन से ही नीचे जाएगा, 12 से नहीं जाएगा। लिफ्ट अपना चला जाएगा 12 से और ये वस्तु अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। आपको थ्योरी में पढ़ाए थे कि अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू g से ज्यादा हो तो लीव कांटेक्ट छोड़ देगा। जब कांटेक्ट छोड़ देगा b तो अपना स्वतः g के मान 10 से नीचे जाएगा। कितना जाएगा 2 सेकंड में? s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा हाफ 10 गुने 0.22 और एक 0.2 बच जाएगा तो आ जाएगा 0.2 मीटर। आप इसको अगर सेंटीमीटर में जानना चाहते हैं तो 20 सेंटीमीटर के आसपास ये आंसर आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। इस तरह से चैप्टर क्लियर हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप आशा है कि आपको ये चैप्टर बेहतर समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ा दिक्कत है, क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कीजिए, 1 से 2 बार देखिए ट्राई करके, तो कंसेप्ट आपको ज्यादा याद होगा और कंसेप्ट याद करना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जो हम लोग सॉल्व करेंगे अगला चैप्टर फ्रिक्शन को।